ठीक है, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किस समय पे हेलिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा और किस समय पे हेलिकल पाथ मूव करेगा और कब स्ट्रेट लाइन होगा। ये तीनों बातें कल आप लोगों से डिस्कस किया था। हम्म। यस सर। ये ठीक है। तो जब कब स्ट्रेट लाइन होता है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ कब अचीव करेगा या लीनियरली कब मूव करेगा। व्हाट वाज दैट कंडीशन? when the angle between the magnetic field and velocity is, बोलिए, only zero, एंड only zero. 180। 180 degree. Yes, either zero or 180 degree. Okay, in both the situations the charge moves in straight line path, it moves linearly as I had discussed with you in this case. Okay, so we had seen that in this case the मूवमेंट है ना, केस 1 0 और 180 डिग्री के केस में चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ और इट मूव लीनियरली। केस 2 में आपको बताया था कि जिस समय ऑब्जेक्ट जो है 90 डिग्री एंगल, जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे मूव करता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उस समय में क्या होता था कि जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल दैट विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ। ओके, ये हो गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक छोटा सा वो वीडियो भी सेंड किया है ग्रुप में, तो आप उसको देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। किसी ने दिखा था वीडियो? 2-4 मिनट का दिया होगा, एनिमेटेड टाइप का। नहीं देखा किसी ने? कोई भी नहीं देखा? देखना चाहिए ना, और ज्यादा आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ लिया था कि यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया था। ठीक है, तो रेडियस और क्या निकाला था हम लोगों ने? रेडियस निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था। ठीक है, और टाइम पीरियड अगर आ गया तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी हो गया कितना? Q/2πm। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना। और अगर आप चाहें तो यहाँ से, ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कैसे कि हम लोग रेडियस कल देखे थे, रेडियस इक्वल टू कितना आया था? mv/qb। ठीक है, कैसे आया था? सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को इक्वेट कर दिया था, तो यहाँ से रेडियस आ गया था। तो यहीं से अगर हम लोग चाहेंगे वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए? दिस इज Q/b/r/m। ओके, ठीक है, यहाँ से। और एंड यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि v इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक, तो यहाँ से आप इस v की वैल्यू को अगर रख दीजिएगा तो दिस इज v की वैल्यू Q/b/r/m इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये r और r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू Qb/में m। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया? Qb/m। ठीक है, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो 2π/ओमेगा की जगह Qb और अपॉन m है तो वो m वहां चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन जो है आप देख सकते हैं दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb आया। एंड इसका जस्ट रिवर्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। ठीक है, और ये 1/टाइम पीरियड हो जाएगा Qb/2πm। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखिए दूसरे तरीके से भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ से भी देखिए टाइम पीरियड आपका कितना आया था? 2πm/qb।
ये देखिए 2πm/qb, ठीक है। तो ये आपका इसी चीज को पढ़ने के लिए सेकेंड मेथड है, ठीक है। सब कुछ टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, चलिए। अब इसमें इसमें एक चीज आप लोगों से पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन द टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन, आपको देगा टाइम पीरियड। हम लोग जानते हैं कि 2πr/में v होता है, जानते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहीं से तो लाए थे हम ये फॉर्मूला, यहाँ से 2πr/v से, ये देखिए लाए थे ना 2πr/v। तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड आपका वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, यस और नो? रेडियस पर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, यस और नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड। टाइम पीरियड V पे does not depend on velocity and radius of, है ना, पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए फाइनल फॉर्मूला क्या आया है टाइम पीरियड का। अरे यार, फाइनल फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या है? 2πm/qb, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ है रेडियस, कहाँ है वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी दिख रहा है आपको टाइम पीरियड में, यस और नो? कोई नहीं बोल रहा है। टाइम पीरियड में रेडियस दिख रहा है क्या? रेडियस भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए रेडियस और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अगर हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे। तो इसलिए जितना वो बढ़ेगा इतना ये बढ़ेगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? So time period is inversely proportional to magnetic field and directly proportional to mass, inversely proportional to charge। ये सब तब होता है जैसे अगर हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इज inversely proportional to magnetic field. It is possible only when the charge and mass are constant. Now this time period is directly proportional to mass. It is only possible when charge and magnetic field are constant, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात सबको? Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं केस 3 की। कल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे केस 3 को। व्हेन थीटा इज, है ना, एनी एंगल, है ना, एनी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए। तो इस सिचुएशन में आपको कल थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर ये है सपोज चार्ज पार्टिकल, इसकी इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक। और वेलोसिटी जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके। सो इन दैट केस this velocity is making some angle with magnetic field. This angle is theta, okay. So in this situation we will resolve this velocity into two components. This is called v parallel and this is called v perpendicular, okay. NCERT write it as v parallel and v perpendicular. ये v cos theta v sin theta नहीं लिखता है NCERT, ठीक है। So this is v perpendicular, okay. So अब आप ध्यान से अगर देखेंगे कि हम लोग अगर इसको थोड़ा अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, तो v पैरेलल जो होगा, यानी कि दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज v x बोल सकते हैं, x कंपोनेंट,
और ये हो जाएगा कितना, v cos थीटा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अलोंग y डायरेक्शन, सो दिस इज v sin थीटा। गॉट इट? यस ठीक है सर। इतना? ओके। तो कल आपको मैंने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल, अब देखिए क्या हो रहा है कि इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर में दो फोर्स लगेंगे, है ना? बोलिए। तो फोर्स ड्यू टू, पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ड्यू टू, है ना, v पैरेलल कंपोनेंट, है ना, v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इन अलोंग, फोर्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। फोर्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना, क्योंकि ये देखिए यस सर। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो फोर्स कम्स आउट टू बी 0। ठीक है। नाउ फोर्स ड्यू टू v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, दो कंपोनेंट है, दोनों की वजह से इसमें फोर्स लगेगा। ओके। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लगेगा, दिस इज v f परपेंडिकुलर, एंड दिस f परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच, q। वेलोसिटी कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बताइए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, वी परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर को क्या लिखा है, v हमने, बताइए ना, किस डायरेक्शन में। वी गजब हालत है, v परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अजीब हालत, सब लिखा हुआ है फिर भी कुछ से कुछ बोल रहे हो। ये v परपेंडिकुलर को v थोड़ी लिखा है, cos थीटा। फिर v cos थीटा बोल रहे हैं। वी साइन थीटा। ये पैरेलल में cos थीटा है ना, परपेंडिकुलर में तो sin थीटा होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भूल गए क्या सब कोई? सो v परपेंडिकुलर में क्या लिखे हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ठीक है। सो दिस इज क्यू वी बी, और साइन थीटा की जगह कितना लिखें, बताइए। थीटा की जगह कितना लिखें? 90 डिग्री। हाँ, क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। देखिए, जब पैरेलल वाला ले रहे थे तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0, ठीक है। और जब यहाँ परपेंडिकुलर वाला ले रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है इसी डायरेक्शन में, बट परपेंडिकुलर वहां पर है वेलोसिटी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बन गया कितना, वी एफ परपेंडिकुलर हो गया कितना, क्यू वी बी, ठीक है, और साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। समझ आ रही बात सबको? एफ परपेंडिकुलर निकल गया, बोलिए। सो यहां से इस पैरेलल वाले की वजह से आपको लीनियर पाथ लेगा, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की वजह से कैसा होगा, सर्कुलर पाथ, है ना, ठीक। तो इसी के दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के, है ना, लीनियर प्लस सर्कुलर पाथ, ठीक है, विल गिव यू ए शेप दैट इज कॉल्ड हेलिक्स, है ना। आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है। सो दिस टेक्स अ शेप दैट इज हेलिक्स। सो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, थोड़ा सा मुश्किल है ये फिगर, एनसीईआरटी में थोड़ा इसको 3 डायमेंशनल टाइप का बना के दिया है, ये ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा आप भावनाओं को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर भी हो रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, और प्लस ये हो गया आपको v, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, v और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल थीटा है, ठीक है। और
ये इधर की तरफ हो गया आपका v पैरेलल और इधर की तरफ हो गया v परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस शेप को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। थोड़ा अच्छा बन रहा है क्या, ऐसे अगर बनाओ तो नहीं बन रहा है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोर्ड पर तो अच्छा बन जाता है, इस पे दिक्कत होती है काफी। फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो है, ये जो पोर्शन है आपका इस तरह से ऐसे, ये सब ये सारे सारे ये सब क्या है, रेडियस है इसके, ठीक है। ये जो हेलिक्स है ना उसका ये रेडियस है, ठीक है। जो सर्कुलर पाथ जो बनेगा उसका रेडियस है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है, PITCH, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल जैसे कंप्लीट हुआ है तो उसके बीच का ये लीनियर डिस्टेंस है ना। दिस इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, सर्कुलर पोजीशन, ठीक है, उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? नो सर। नो ठीक सर। है। तो अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और कि अब यहाँ पर भी इसको जो सर्कुलर पाथ मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा। पिच पिच की कैलकुलेशन हम लोग करने के लिए पहले हम लोग को वो वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना, v कौन सा यहाँ पर लेंगे हम लोग, क्योंकि v पैरेलल तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ ले रहा है किसकी वजह से, सर्कुलर पाथ ले रहा है किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से या v cos थीटा की वजह से। v cos थीटा तो लीनियर दे रहा है, सर्कुलर पाथ किसकी वजह से, v परपेंडिकुलर की वजह से, तो ठीक है। तो दिस इज mv स्क्वायर v sin थीटा, है ना, अपॉन में r, ठीक है। और इधर से हो गया q, v की जगह पे v sin थीटा, ठीक है, और इंटू में b, और साइन तो 90 है ही, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जो है ये v sin थीटा पूरा का पूरा, और ये v sin थीटा का स्क्वायर वाला एक कट गया, ठीक है। तो ये क्या बन के आ रहा है, यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो दिस r इज इक्वल टू कितना हो गया, mv sin थीटा, ठीक है, ये रहेगा, r वहां जाएगा और q भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो q भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब रेडियस देखिए, इसका जो हेलिक्स का जो रेडियस बनेगा, जो सर्कुलर पाथ, वो साइन थीटा पर एंगल पर भी डिपेंड करता है, ओके। कोई दिक्कत? नाउ नो अगर सर। हम लोग यहाँ से टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr अपॉन में v, v की जगह पे क्या लिख देंगे, v साइन थीटा लिख देंगे, है ना। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ से 2π अपॉन v साइन थीटा तो हो ही गया, और रेडियस की जगह हमारा क्या आ गया है, mv साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई q इंटू बी, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ गया, ये v साइन थीटा और ये v साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, ओके। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया है कितना, दिस टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πm अपॉन QB। तो ये क्या सेम है या डिफरेंट हो गया केस 2 से, बोलिए, सेम है या सेम। डिफरेंट हो गया? सेम। सेम, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर पिच की बात करते हैं, ठीक है। पिच जो होगा हमारा, ठीक है, वो पिच, क्योंकि वो लीनियर डिस्टेंस है, तो पिच इक्वल टू दिस v, कौन सा लेंगे, v परपेंडिकुलर लेंगे या v पैरेलल लेंगे, बताइए, v परपेंडिकुलर या v पैरेलल? बी पैरेलल। बी पैरेलल। देखिए
ये डिस्टेंस चाहिए ना हम लोगों को, ये वाला, पैरेलल। ठीक है, बी पैरेलल। अच्छा ये तो हमने कल फिगर भी यहाँ पर था शायद अपने पास, एक मिनट, अच्छी वाली फिगर, हाँ ये रहा, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा ही बनाया है, ठीक है, ये तो बढ़िया है, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये डिस्टेंस, ये और ये दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज, है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ओके, ठीक है। तो ये जो होगा पिच, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा उसको लेंगे, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड हमारा हो गया कौन सा, v पैरेलल इनटू में टाइम रख देंगे, ठीक है। तो दिस पिच इक्वल्स टू v पैरेलल इनटू में t। तो एनसीईआरटी में आपको पिच का जो है इतना तक ही करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके आगे भी किया हुआ होगा शायद। तो अब इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा प्रोसीड करें, तो दिस पिच को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और v पैरेलल की जगह क्या लिख देंगे, v साइन थीटा या v कॉस थीटा, कोई कुछ वी नहीं कॉस बोल थीटा। रहा, ओके, Because ठीक है। और टाइम पीरियड आपका कितना आया, 2πm/QB, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, इस v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड इसकी जगह पे ये रख दिया, v cos थीटा को नहीं लिया है, ठीक है, तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस पिच इक्वल्स टू 2πm/v cos थीटा डिवाइडेड बाई q इंटू b, ये हो गया, ठीक है। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं है। तो इस यहाँ पर जो ये आया है, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ हेलिक्स, दिस इज रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और अब एक बार एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी वाला यही बनाना है, दिस इज पिच एंड दिस इज रेडियस, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये रेडियस है और ये पिच हो गया। ये बता दिया आपको ओमेगा की वैल्यू, ये बता दिया। उसके बाद फिर पिच का फार्मूला 2πm इंटू v cos थीटा, v पैरेलल वाला इंटू QB, ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। अब आते हैं हम लोग जो पीछे एक टॉपिक हम लोगों ने स्किप किया हुआ था, तो दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए फिगर जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कॉपी करके रखा है। तो इसमें इसकी हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो एक कंडक्टर है और उसमें हमने क्या किया है, करंट फ्लो करा दिया, ठीक। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसके दोनों एंड को, ठीक है। एक एंड को यहाँ से ऐसे और दूसरे एंड को यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर दिया है, ठीक, यहाँ से, और इसको एक स्टैंड के थ्रू हमने हैंग करके रख दिया, ठीक। तो इसका मतलब जैसे यहाँ ये स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसको हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिया है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये क्या है, horseshoe magnet. हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। यू शेप मैग्नेट को हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या ध्यान देना है कि अब देखिए
आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, करंट जैसे पास करेंगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, होगी। हम लोग पढ़े थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप में, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगी, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये चीज को एकदम सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑन, है ना, नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स, है ना, ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, है ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जब हम लोग किसी भी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख रहे हैं और उसमें करंट पास करा रहे हैं, तो इसके ऊपर में कुछ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले n को मान लेते हैं, ठीक है। n इज को हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, या ऐसे बोलिए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम लोग याद कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करते थे, है ना, उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत है। और ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर। और एल जो हो गया, दिस इज ये लेंथ ए बी जो है, ठीक है, दिस लेंथ ए बी, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां तक ठीक है। अब तो ये जो वॉल्यूम हो गया इसका आंसर, ऐसे हम लोग अगर बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया, है ना, ये टोटल चार्ज, तो कितना हो जाएगा बताइए, n इंटू ए इंटू एल, ठीक है, टोटल चार्ज पार्टिकल्स, ये टोटल चार्ज पार्टिकल्स हो गया, नॉट चार्ज, ठीक है। तो n इंटू ए इंटू एल, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में n थे और वॉल्यूम इसका कितना हो गया, a इंटू एल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, n इंटू ए इंटू एल, ठीक है। सो टोटल चार्ज की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल्स थे तो टोटल चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो NaL इंटू क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? नो सर। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अब फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए इसलिए ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको कि उसको हम लोग यूज करेंगे, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी वाला, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये हम लोग वेक्टर क्वांटिटी रखते हैं, तो दिस F इक्वल टू व्हाट, इसमें Q को क्या करते हैं हम लोग स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है, इस Q को एनसीईआरटी ने भी स्मॉल लिया होगा, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल ले लेते हैं चार्ज, ठीक। तो यहाँ से क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया, NaL इंटू क्यू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद V, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे अंडर दी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया इसमें बैटरी से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्यू वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, बोलिए, एक्सटर्नल। जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, नॉट ड्यू टू इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल हम लोग चैप्टर 3 अब काम आएगा यहाँ पे। अब करंट डेंसिटी याद है आप लोगों को, किसी को करंट डेंसिटी? J is equals to I upon V.
आई अपॉन ए। याद कीजिए आई हमारा क्या होता था, एन ई ए वी डी होता था, ठीक है। तो आई अपॉन ए हमारा क्या होता था, करंट डेंसिटी, ठीक है, होता था। और दैट इज इक्वल टू एन ई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। एन की जगह यहाँ, वहां इलेक्ट्रॉन था, यहाँ चार्ज क्यू ले रहे हैं, तो एन क्यू वी डी, ठीक है। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, एन क्यू वी डी को एक साथ ले लिया, ठीक। अब यहाँ क्या बच गया बताइए, कोई नहीं बोलेगा, ए इंटू एल, ये बच गया ना, तो इसको बाहर रख देते हैं, यस सर। और क्रॉस बी, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। चलिए नो सर। अब ध्यान दीजिए, ये क्या था हमारा, एन क्यू वी डी को हमने क्या लिख दिया, जे, है ना, करंट डेंसिटी, ओके। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी था या वेक्टर था, वेक्टर था। अब जे हो गया इंटू ए इंटू एल, और इसके साथ क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो जो वेक्टर है उसको हमने वेक्टर साइन लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, जे इंटू ए क्या बन गया, जे इंटू ए, जे इंटू ए, करंट डेंसिटी इंटू एरिया क्या होता है, करंट। करंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, करंट, ठीक है। करंट अब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर या वेक्टर, टेंसर। वेक्टर। टेंसर, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, उसके साथ में हमने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो करंट बना, तो करंट हम लोग स्केलर लिखेंगे, ठीक है। अब बचा क्या, एल क्रॉस बी। अब देखिए ध्यान से, इधर की तरफ फोर्स है, समझने वाली बात है, इधर फोर्स है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है करंट, ठीक है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और लेंथ जो है यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, लेंथ स्केलर होता है या वेक्टर होता है, अरे लेंथ, वेक्टर। ये लड़की पागल हो गई क्या, कुछ भी बोलिए, लेंथ कब से वेक्टर हुआ है, अभी तक कब पढ़ा है आपने, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ये सब अभी तक स्केलर पढ़ते थे ना, वेक्टर कहाँ पढ़ा है हमने, सर। ठीक है। तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक। बट आप देखिए यहाँ से, करंट जो है कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इधर की तरफ आपका वेक्टर क्वांटिटी होना है, और बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो स्केलर के साथ तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड का। इस वजह से यहाँ पर लेंथ को जबरदस्ती वेक्टर बनाया गया है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये भी वेक्टर ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, लेंथ जनरली स्केलर क्वांटिटी होता है, बट इन दिस केस दिस इज एज्यूम्ड टू बी एज वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ, ठीक है। सो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे, तो दिस इज आई एल बी, एल क्रॉस बी को हम लोग लिखेंगे एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, क्लियर है सबको, यस सर। तो ये है आपका फोर्स। तो फोर्स जो है, इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, माइक इसका ऑन है, ऑफ कीजिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीनों ही बातों पर डिपेंड करता है फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स इस पे लगेगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, ठीक है, इसके ऊपर लगेगी, उतना ज्यादा फोर्स ये फील करेगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज्यादा लगाएंगे, इसमें डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा फोर्स का, और जितनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा इस पे डिफ्लेक्शन होगा फोर्स का, फोर्स की वजह से, और जितनी लंबी ये कंडक्टर होगी उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी। तो ये सब बातों पर डिपेंड करता है, और एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन
ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन क्या कौन कौन सा चीज, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या फिर हम लोग लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन होगी, मतलब एक्चुअली में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वही तो लेंथ है, तो लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। और द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए। द डायरेक्शन ऑफ this force will be calculated on the basis of, बोलिए। अरे क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, समझ गए। जब भी कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप आंख बंद करके वहां पर लिख सकते हैं, इट्स डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है भाई। ये सब बातें हो गई समझ में आ गई सबको। Yes, sir. तो इसमें फोर्स आपका, फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। कब होगा फोर्स मैक्सिमम, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां से फोर्स हो जाएगा कितना, ILB, ठीक है। एंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल f से डिनोट करते हैं, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ को, दिस इज I इंटू बी, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हो गई। अब इसके बेस पे थोड़े बहुत हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी होगा और कुछ, कहाँ गया, तो इसमें देखिए सबसे पहले, अच्छा इसके बेसिस पे एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर शायद 11, ठीक है, ये तीन इस पे एग्जाम्पल होगा, इसके बेस पे 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, 11 या 12 होगा शायद। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है आपसे, ऑन वायर कैरिंग अ करंट ऑफ कितना, आई आपको दे रखा है 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल, आपको थीटा भी दे रखा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है 0.15 टेस्ला। हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई आपको मालूम है, एल मालूम, सॉरी एल तो निकाल पूछा ही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आई पता है, बी पता है, साइन थीटा आप पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ दिस, तो लेंथ ऑफ वायर भी दे रखा है, ठीक है, करंट भी दे रखा है, प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है इस बार, 90 डिग्री, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी दिस, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, ठीक है, करंट भी दे रखा है, ठीक है, और लेंथ भी दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो F इज इक्वल टू ILV साइन थीटा आप लोग लगा दीजिएगा इसमें आराम से, ठीक है, हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इज मेंटेन्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन द फील्ड विद द स्पीड ऑफ दिस, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, स्पीड दे रखा है, नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि थीटा 90 भी दे रखा है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, आपको मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है कि ये थीटा 90 डिग्री है तो पाथ उसका सर्कुलर होगा,
एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू हमने पढ़ लिया है डेरिवेशन mv अपॉन में qb। तो मास पता है इलेक्ट्रॉन का, आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और v आपको वेलोसिटी भी दे रखा है क्वेश्चन में, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ से रेडियस निकाल लीजिएगा, यस और नो? बोलिए। Yes, sir. Yes, तो sir. ये तीन क्वेश्चन जो है आज की क्लास के ऊपर बेस्ड था। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ करते रहने से जो है टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ गया ये एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग करिएगा। मैं हिंट दे देता हूँ कि स्ट्रेट वायर, उसका मास दे रखा है, वायर है एक, उसका मास दे रखा है और इसकी लेंथ भी है। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मास लेंथ करंट सब दे रखा है। इट इज सस्पेंडेड मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस वायर को क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मतलब आप देखिए कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके ऊपर में, इस वायर के ऊपर में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस। तो इस फोर्स की वजह से ये मिड एयर में जो है ये हेल्ड सस्पेंडेड है, ये मतलब सस्पेंडेड है ऐसे, मतलब कि टिका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस ये जो रॉड रखा हुआ है, इसका अपना जो वेट होगा वो उसी वेट के बराबर में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि करंट है, लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से आप ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ILB थीटा 90 दे ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ये जो है वेट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन IL। ठीक है, तो यहाँ से m दे रखा है, g दे रखा है, IL आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसी के बेस पे एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4.2। ठीक, इसको आप लोग को थोड़ा सा सोच के आना है, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग जानते हैं तीनों ही चीजें परपेंडिकुलर होती है। कौन कौन सी चीज? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, और आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी भी दे रखा है इसका, और फोर्स। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो तीनों परपेंडिकुलर है। तो अगर एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तो तीसरा चीज जेड एक्सिस होगा। ठीक है, यही चीज कॉन्सेप्ट आपको लगा के ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को?